भारत माता की कम जोर से बोलते हैं आपके बोल। मेरा तो गला भाषण देते देते फंस गया है थोड़ा। भारत माता की बोला से आज के इस चुनावी कार्यक्रम में जो मंडी लोकसभा के लिए उपचुनाव के रूप में हो रहा है, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष और शिमला लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा घोषित इस उपचुनाव के लिए पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी, हमारे मित्र जो हमारे कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन भी हैं फॉरेस्ट के, भाई सूरत नेगी जी, जिला के सम्मानीय अध्यक्ष श्री संजीव हारा जी, जिला परिषद के चेयरमैन श्री निहाल चारस जी, पार्टी के हमारे जिला के महामंत्री यशवंत नेगी जी, चंद्रपाल नेगी जी, मंडल के हमारे कल्पा के अध्यक्ष परविंदर नेगी जी, पूर्व मंडल के अध्यक्ष श्री सुभाष जी, निकाय मंडल के अध्यक्ष श्री संजय नेगी जी, पंचायत समिति के अध्यक्ष श्री गंगाराम नेगी जी, पंचायत समिति निचार की अध्यक्षा श्रीमती राजबंती नेगी जी, पंचायत समिति के अध्यक्षा श्रीमती इंदु नेगी जी, इंदु किरण नेगी जी, स्थानीय पंचायत के प्रधान, पंचायत के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज बहुत लंबे अरसे के बाद किन्नौर आना हुआ है। आने का कार्यक्रम बनता रहा, लेकिन साथ में बिगड़ता भी रहा। अब की बार मैं घर से निकल करके तैयार हो करके अन्नाडेल के करीब पहुंच गया था, जहां से मैंने किन्नौर के लिए उड़ान भरनी थी हेलीकॉप्टर में। उतने को फोन हमारे किसी साथी का आया कि सीएम साहब आप रुक जाइए, चुनाव की घोषणा हो गई, अब आप किन्नौर नहीं जा सकते। और किन्नौर में भी आचार संहिता लग गई, क्योंकि मंडी लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है और मुझे वहीं रुकना पड़ा, मुड़ना पड़ा, मन बहुत दुखी हुआ। और इससे पहले आपके बीच में न आने की वजह, सबसे बड़ी वजह तो एक ही थी कि कोरोना का एक दौर, ऐसा दौर पिछले लगभग 2 वर्षों से चला, जो हमारी मुलाकात के लिए सबसे बड़ा बाधक बना। और खास तौर से मेरी तो आदत ऐसी है कि मैं तो लोगों के ही बीच में रहता हूं, लोगों के बीच में रह करके ही यहां पहुंचा। और आप कल्पना कर सकते हैं, जब लोगों से दूर हो करके मिलने का अवसर नहीं मिलना तो कितना दुखद रहा होगा हमारे लिए भी और आप सबके लिए भी। क्योंकि जब कोरोना का ये दौर चला तो कहा गया कि मुख्यमंत्री जाएंगे तो लोग आएंगे, लोग आएंगे तो भीड़ हो जाएगी,
भीड़ हो जाएगी तो किसी एक को अगर कोरोना होगा तो बाकियों को भी कोरोना हो जाएगा। फिर यही सोचा कि कम से कम मैं वजह नहीं बनना चाहती कोरोना फैलने का, और इसलिए बहुत सारा वक्त ऐसे गुजर गया जब आप सबसे मिलना नहीं हो पाया। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में ये कोरोना का दौर समाप्त हो जाए। हम देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं और हमारा मिलना जुलना जैसे पहले जैसे होता था वैसा होता रहे। कितने आनंद के साथ मिलते थे, गले मिलते थे, कार्यक्रम करते थे, फिर नाटी डालते थे, और नाटी तो पिछले 2 साल से ही बंद है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये दौर भी हुआ, ये समाप्त होगा और एक सामान्य परिस्थिति में हम अपने जीवन यापन करेंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आजकल आपके किन्नौर का जो मशहूर त्योहार जो यहां पर उत्सव जो लगभग कहा गया है मुझे कि 1 महीना तक चलता है, उसको फुलैत भी बोलते हैं, उख्यांग भी बोलते हैं। तो उख्यांग का बहुत आनंद ले रहे हैं, फूलों का उत्सव। और स्वाभाविक रूप से जब किन्नौर के लोग इस परिवेश में बैठ करके, अपना परिधान में बैठ करके जब कहीं भी कितनी भी बड़ी सभा हो, जब हरी टोपी पहन करके आते हैं, किन्नौर का परिधान पहन करके आते हैं, तो वो मंजर भी देखने लायक होता है। वो भी फुलैत से कम नहीं होता है, खान से कम नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कि चाहे मोदी जी शिमला आए, मोदी जी मंडी आए, चाहे अटल जी आए थे, फोटो किसकी लगती थी? किन्नौर वालों की लगती थी, क्योंकि उनकी पहचान ही अलग होती थी। सही मायने में आप कठिन परिस्थितियों के साथ जहां पहाड़ पर जिंदगी उतरने चढ़ने में गुजर जाती है, वहां आप लोग हैं। और मैं भी इस बात को कह सकता हूं कि मैं भी आपकी परिस्थितियों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। इसलिए वाकिफ हूं कि मेरा भी जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ चढ़ने में और उतरने में गुजरा है। मेरा क्षेत्र, मेरा इलाका वो भी इसी प्रकार का है। और मेरे घर की, जहां मेरा घर है, गांव है, वहां की हाइट जो है वो 7,500 फीट है। 3 फुट, 3.5 फुट, 4 फुट बर्फ पड़ जाती कई बार। घर से जब स्कूल जाता था, फासला 3, स्कूल जाने का जो था 9वीं 10वीं का, 9 किलोमीटर जाता था, 9 किलोमीटर आता था, 18 किलोमीटर चलता था। तो इसलिए जीवन में बहुत सारी चीजों को लेकर के जो आपके यहां की कठिनाइयां हैं, यहां की परेशानियां हैं, उनसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। किन्नौर में आप सबके बीच में आज यहां आना हुआ है और एक विशेष परिस्थिति में आना हुआ है। और आप लोगों ने जहां गर्मजोशी के साथ हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि आजकल के दिनों में सेब का सीजन किन्नौर का शुरू चला हुआ है, आजकल चला हुआ है। और सेब, हमारे किन्नौर का सेब एक ऐसा एक सेब जो एक अलग पहचान के साथ जो है, किन्नौर का जब सेब आता है, अगर मेरे घर में भी आता है, शिमला में भी अगर किन्नौर की पेटी, तो मैं उसको अलग से रखता हूं, क्योंकि उस सेब में आनंद कुछ और होता है। और कई नेता हमारे दिल्ली में हमको फोन करके बोलते हैं
कि भाई साहब अब के बाद किन्नौर का सेब नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि भाई उस सेब की एक अलग पहचान है, उसकी एक अलग क्वालिटी है। क्रिस्पी होता है, जूसी होता है, स्वादिष्ट होता है, खाने में आनंद आता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है ये सेब। और हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के रूप में भी जाना जाता है, जहां लगभग 4,500 करोड़ रुपए की हमारी सेब की इकोनॉमी है। और सेब के सीजन के बावजूद भी आप यहां आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे, और ऊपर से शादी का भी सीजन है, नवरात्रि लगे हैं। नवरात्रि में आपके यहां पर शादियां होती है, लेकिन हम क्या करें? अब आपको मालूम है कि हमारा भी आजकल जो है वो एक सीजन चला हुआ है, ये चुनाव का, और एक कुछ दिन के लिए होता है, 30 तारीख तक है। उसके बाद तो 30 तारीख को वोट पड़ जाएंगे, उसके बाद 2 तारीख को परिणाम भी हो जाएगा। इसलिए भाई मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सेब का सीजन भी लगाइए, शादी का भी सीजन लगाइए, लेकिन हमारे सीजन का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये पीड़ा का विषय है कि रामस्वरूप शर्मा जी हमारे सांसद आज हमारे बीच में नहीं। एक सांसद के नाते उनकी एक अलग पहचान थी, दुबले पतले सांसद, लेकिन उसके बावजूद चलते फिरते रहते थे, घूमते रहते थे। छोटी काशी मंडी अलग पहचान बनाई थी। अब वो हमारे बीच में नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दी। इस बीच में हमें और भी वरिष्ठ नेता खोए। श्री वीरभद्र सिंह जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्षों तक रहे, कई बार रहे, आज हमारे बीच में नहीं है। हम उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। नरेंद्र बरागटा जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, आज हमारे बीच में नहीं है। सुजान सिंह पठानिया फतेहपुर के विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के नेता आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत वरिष्ठ नेतृत्व खोया इस बीच में, जिसका हमें दुख है। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में आज तक के इतिहास में उपचुनाव की दृष्टि से अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा चुनाव ही हो रहा है। एक लोकसभा मंडी में 17 विधानसभा क्षेत्र चुनाव के दौर में से गुजर रही है। 3 विधानसभा क्षेत्र जहां विधायक का चुनाव हो रहा है। कुल मिलाकर के 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है। और भगवान ने मालूम है क्या ऐसा सोच रहा है, जब मेरे से पहले 5 मुख्यमंत्री और भी रहे, मैं इस प्रदेश का 6ठा मुख्यमंत्री हूं, लेकिन 5 मुख्यमंत्री की परीक्षा ऐसी नहीं हुई जैसी मेरी हुई है। लोकसभा का चुनाव हुआ, वो सभी चुनाव होते हैं, उसमें आप सबका सहयोग मिला। हम बहुत बड़े अंतर से इस किन्नौर से भी बढ़त हासिल करने में सफल हुए। 4 सीटें हमने जीती, 68 की 68 सीटें हिमाचल प्रदेश में 2019 के चुनाव में हमने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लोकसभा के चुनाव में, जो कांग्रेस के शासन में भी नहीं हुआ था, भाजपा के शासन में भी नहीं हुआ। और किन्नौर से भी, यहां से भी बहुत अच्छी बढ़त मिली, 7,500 की बढ़त। और रामस्वरूप जी 4,05,000 वोट से चुनकर के गए थे। जहां से सांसद के रूप में वीरभद्र सिंह जी रहे, ठाकुर गंगा सिंह जी रहे, पंडित सुखराम जी रहे, महेश्वर सिंह जी रहे, प्रतिभा सिंह जी रही, बड़े बड़े लोग रहे,
लेकिन सबसे ज्यादा वोट से जीतने का श्रेय अभी भी रामस्वरूप जी को जाता है। मुझे आप सबका सहयोग मिला, आप सबका प्यार मिला। आज उस कमी को हम पूरा करने के लिए ब्रिगेडियर साहब को आपके बीच में लाए हैं। ब्रिगेडियर साहब एक ईमानदार सैनिक के नाते अपनी भूमिका जिनका जिक्र इन्होंने किया, और ऐसा सैनिक जो कारगिल की उस चोटी पर चढ़ जिंदा वापस आएंगे या नहीं आएंगे इसकी परवाह नहीं थी। देश के लिए जीत हासिल करने के एकमात्र लक्ष्य उनके मन में था। अपनी ब्रिगेड का कमांड किया और नेतृत्व किया और जाकर के कारगिल पर विजय हासिल की। मैं इस बात के लिए खुशहाल ठाकुर जी को, ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई। और जो सैनिक होता है वो सच्चा होता है, साफ होता है, ईमानदार होता है। जब उसके सामने लक्ष्य निर्धारित होता है जीत का, फिर वो परवाह नहीं करता है। वो पीठ पर गोली नहीं खाता है, सीने पर गोली खाता है, क्योंकि सामने उसके सामने सिर्फ एक चीज है कि मेरा देश सुरक्षित रहना चाहिए, देश का नागरिक सुरक्षित रहना चाहिए। इस भाव के साथ सैनिक काम करता है और आज उसी भाव के साथ आदरणीय खुशहाल ठाकुर जी हमारे बीच में यहां पर आपकी सेवा के लिए आए। भारत से बाहर जाकर के, श्रीलंका में जाकर के वहां पर आपने सेवाएं की, वहां पर आपने काम किया। जहां भी कठिनाई का दौर था, जहां भी मुश्किल काम था, ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी को जहां से सेना की ओर से जो आदेश हुआ, उस आदेश का पालन किया। और उसका आदेश का पालन ही नहीं किया, जहां भी गए सिर्फ विजय हासिल करके आए, विजय हासिल करके। मैं देख रहा था कल की एक सभा हो रही थी मंडी में, नॉमिनेशन की। कुछ लोग भाषण दे रहे थे, बोलते कि आदमी तो अच्छा है, लेकिन सेना का सैनिक है और राजनीति में क्या समझेंगे वो। उनको इस बात को समझना चाहिए, जो सैनिक है, जो सेना के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, ऐसे लोगों की आज की राजनीति में सबसे ज्यादा जरूरत है। ईमानदार आदमी, निष्ठावान आदमी, सेवा के भाव के साथ काम करने का, यही एकमात्र भाव है। एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन के आप चेयरमैन के नाते काम करते थे, और इसलिए भाई और बहनों, हम आप सबके बीच में यही कहने आए हैं कि जिस सैनिक ने कारगिल की विजय हासिल की है, तो मंडी की विजय हासिल करने के लिए आप सबसे हम निवेदन करने के लिए आए हैं, उसमें आप सबका सहयोग करना। आज हम सांगला जब पहुंचे तो याद में ताजा हुआ वो दृश्य, पहाड़ से पत्थर गिरे, दुनिया ने देखा। कल्पना नहीं कर सकते कैसी भी परिस्थितियां होती। 9 लोग वहां पर जो है वो उस पहाड़ के पत्थरों के नीचे दब गए, उनका जीवन चला गया। तो बाहर से पर्यटक के रूप में यहां घूमने आए थे। सांगला वैली सुंदर वैली थी। और हम देख रहे थे कि एक पत्थर ऐसा गिरा जिसने वो पुल के बीच में गिरा, ऐसा लग रहा था कि पुल नहीं, जैसे खिलौना ऐसे कूद गया। एक और घटना उसके बाद निगुलसरी में हुई।
पर शायद मेरे 28 लोग उस पहाड़ के नीचे दब गए। मैं वहां पर पहुंचा, परिवार वालों को मिला, सब कहता हूं कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसी परिस्थिति में हम जीवन यहां पर बसर कर रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी का फोन मुझे आया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोन मुझे आया। अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मैं वहां पर जाकर के उन परिवारों को मिलकर के आया। बहुत दुखद घटना घटित हुई और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। और जो लोग इन दोनों घटनाओं में हमारे बीच में नहीं रहे, उनके आत्मा को जो है वो ईश्वर शांति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। भाई और बहनों, आप सबके आशीर्वाद से मुझे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात चुनाव की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। 4.25 साल का कार्यकाल बीत रहा है और इस 4.25 साल के कार्यकाल में 2 वर्ष कोरोना ले गया। तभी मैं कह रहा हूं कि मुझसे पहले 5 मुख्यमंत्री रहे, उनको सामान्य परिस्थिति, सामान्य हालात में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब बारी इस गरीब जयराम की आई तो परीक्षा के बाद परीक्षा, कोविड का दौर, वो परीक्षा का दौर, लोकसभा का चुनाव, उसमें हम जीते। उपचुनाव, उसके बाद हम 2 उपचुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव के बाद पच्छाद और धर्मशाला का, उसमें हम जीते। पंचायत के चुनाव परीक्षा का दौर, उसमें हम जीते। और इस कोविड के दौर में भी मैं कह सकता हूं कि अब जीत के करीब हैं, कोविड समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसके लिए मैं आप सबका भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अब ये परीक्षा का दौर एक और, जहां 20 विधानसभा क्षेत्र चुनाव के दौर में से गुजर रहे हैं। और आप सबके भरोसे में कह सकता हूं कि निश्चित रूप से इस परीक्षा के दौर को भी हम सफलतापूर्वक आगे पूरा करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता का सहयोग मिला, समर्थन मिला। हमने गरीब लोगों की सेवा करने की कोशिश की। हमारे विपक्ष के लोग यहां पर आकर के आपके बीच में कई बातें कहने की कोशिश करेंगे, और आपके विधायक महोदय के बारे में मैं कुछ ज्यादा कहने नहीं चाहता। कई बार उनका शब्दों पर भी संयम नहीं होता है। हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लोग हैं। हर बात गाली के साथ दी जाए, ये देव संस्कृति नहीं है, इस देवभूमि की संस्कृति नहीं हो सकती है। चाहे वो विधानसभा है, चाहे वो विधानसभा के बाहर की बात है, लेकिन हमेशा इसी तरह से बात कहने की कोशिश करते हैं। विधानसभा के अंदर जब कोरोना पर, कोविड पर चर्चा हो रही, तब भी इसी प्रकार की बात कहते रहे जैसे कि ये कोरोना जयराम ने बना रखा है। अरे पूरी दुनिया इस कोरोना के दौर में से गुजर रही है, लेकिन अगर हमसे प्रश्न पूछते हैं तो उनको प्रश्न ये भी पूछना चाहिए आपको। जब से हिमाचल बना है, हिमाचल के 50 वर्ष जो है हमारे पूर्ण राजत्व पे पूर्ण हुए हैं, और उसमें 50 वर्षों में लंबे समय तक 30 वर्ष 32 वर्ष से ज्यादा शासन कांग्रेस पार्टी है। जब ये कोविड का दौर आया तो हमने डॉक्टरों और अधिकारियों से पूछा कि कितने वेंटिलेटर है हमारे पास, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि वेंटिलेटर जरूरी है। कहा कि हमारे पास 25-30 वेंटिलेटर है। जो पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे,
हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर हॉस्पिटल में थे ही, और उनमें भी आधे से ज्यादा काम नहीं करते थे। हमसे पूछ रहे हैं कि जयराम ने कुछ नहीं किया, तुम 50 साल सत्ता में रहे और 50 साल में 30 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं थे। आज हिमाचल प्रदेश में 900 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में हमारे 1 साल के कार्यकाल। आप इनको पूछिए कि कितनी जगह तुमने ऑक्सीजन के प्लांट लगाए। पूरे हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन के प्लांट सिर्फ 2 जगह थे, शिमला आईजीएमसी, एक कांडा मेडिकल कॉलेज में। और हमसे पूछ रहे, और आज हम कहते हैं कि हमने 1 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश में 28 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए हैं। 28 इसलिए चर्चा करने के लिए कुछ नहीं है। आजकल जा रहे हैं, छोड़ डाल रहे हैं, महंगाई बढ़ गई। जैसे कि कांग्रेस की जो सत्ता थी उस वक्त महंगाई समाप्त हो गई थी, खत्म हो गई। इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो बड़े भारी बड़े अर्थशास्त्री के रूप में जान पहचान उनके जाने जाते हैं, माने जाते, उस वक्त महंगाई की क्या हालत थी। आज बेरोजगारी की बात कर रहे हो। अरे आजाद भारत के इतिहास में 50 वर्ष से ज्यादा तुमने शासन किया। अगर 50 वर्ष के शासन में अगर बेरोजगारों की अगर सब लंबी कतार अगर पूरे देश और प्रदेश में हुई है, उसकी वजह और कोई नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। इसलिए वो इन बातों का जिक्र करे तो मुझे लगता है कि उनसे इस बात को पूछना चाहिए। और विकास की अगर बात करें, अगर उन आंकड़ों को हम प्रस्तुत करने लगे तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि इसके बाद अभी 3 कार्यक्रम और हैं। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारे किन्नौर के लोग बहुत मेहनतकश हैं। जीवन कठिन है लेकिन फिर भी उसके बावजूद जीते हालात में समझौता नहीं करते। यहां के सेब की अलग से पहचान बने, इसके लिए हमने हॉर्टिकल्चर से केंद्र सरकार से अलग से 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। हाल ही क्योंकि हम चाहते हैं कि सेब यहां का एक अलग पहचान के साथ जो जाना जाता है, माना जाता है, लोग इसकी मांग करते हैं। इसमें और अच्छा क्या किया जा सकता है। 50 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने केंद्र से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से स्वीकृत किया है, ताकि यहां पर सेब की फसल को और बेहतर ढंग से हम जैसे कर सकें। और उसके बाद आप लोग सारे यहां पर किन्नौर में अपने जो जितने भी जहां किन्नौर का शॉल, किन्नौर की टोपी, किन्नौर का मफलर, जहां किन्नौर की पट्टी, ये भी एक अपना बहुत बड़ा एक आय का साधन है, रोजगार का साधन हमारे नौजवानों के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से किन्नौर को और आगे बढ़े। उसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश की ओर से केंद्र सरकार के समक्ष जो है एक प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया हुआ है। एडीबी का प्रोजेक्ट है। अभी मैं हाल ही में गया था, प्रधानमंत्री जी से भी मिला, वित्त मंत्री जी से मिला। पूरे प्रदेश के लिए लगभग 1900 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट हमने स्वीकृत किया है। और उसमें से बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है उसमें जो हमारा ट्राइबल का इलाका, जो सुंदर इलाका किन्नौर और लाहौल स्पीति को भी उसमें शामिल किया, ताकि टूरिस्ट आए यहां पर। लेकिन फिर भी मैं देखता हूं यार साधन की कमी, सुविधा की कमी, लेकिन उसके बावजूद भी योग्यता की कमी नहीं है। और हाल ही हमारी बेटी जो है वो स्नेहा ने एशियन
यूथ वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो है उसने गोल्ड मेडल जीता। मैं उस बेटी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और इसी पे जीती मैं स्नेहा के परिवार को भी बधाई देता हूं। मां बाप भी स्वाभाविक रूप से जब बेटा आगे बढ़ता तो परिवार का गौरव जो है वो और बढ़ता है। सरकार बनने के बाद हमने हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से सेवा करने की कोशिश की। ये हिमाचल प्रदेश सरकार पहली सरकार है जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई। आमतौर से क्या किया जाता था, पहली कैबिनेट की बैठक शपथ लेने के बाद क्या किया जाता था, पिछली सरकार के फैसलों को रद्द करते थे। बहुत सारे फैसले रद्द किए जाते थे, बहुत सारी जांच की इंक्वायरी के आदेश दिए जाते थे और एफआईआर दर्ज करने के लिए मामले बनाए जाते थे नेताओं के खिलाफ। बहुत वक्त हिमाचल प्रदेश का उसमें गुजरा है। लेकिन मैंने शुरुआत की, मैंने कहा पहला निर्णय हमारा राजनीतिक निर्णय नहीं होना चाहिए, बदले की भावना के साथ निर्णय नहीं होना चाहिए। ये देवभूमि हिमाचल है या बदला बदली नहीं होना चाहिए। हमको सेवा के लिए चुना है। पहली कैबिनेट का निर्णय मैंने ये किया कि जिन बुजुर्गों की वजह से हमने इस दुनिया को देखा है, दुनिया को समझा है, हमने 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए